Hello, everyone. So, as you know, um, today we are here to balance your GS as well as optional. So, you must be appearing for 2027 or 2028 subsequently. So, and it must be your first attempt, I think. So, there are some fundamental mistakes which we generally do in our first attempt. I think that I should have also known it when I was giving my first attempt back in 2022. And that's why it took me at least uh, four attempts. Many people take more than that also. So, okay, so we are here to just firstly, let me tell you what are the major mistakes which everybody do. Resource maximization. हम लोग यही चीज पे फोकस करते हैं कि हम कितनी सारे कंटेंट पढ़ लें, है ना, बुक्स देख लें, क्रैश कोर्स कर लें, बहुत सारे जो है मटेरियल्स, पीडीएफ, सो मेनी थिंग्स आर देयर, न्यू मार्केट में बुक आ गया तो उसके ऊपर हम भागते हैं। एंड वी डू नॉट ट्रस्ट आवर सोर्स, कभी किसी से सुन लिया, वो कर लिया। सो दैट शुड बी अवॉइडेड। सो विच दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन के ऊपर जो है, ये कभी भी आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है। आप कोई भी मटेरियल पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट योर सोर्स। बस माइंडेड कि आप जो है एज पर द सिलेबस आप उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। एंड प्लस जो है पीवाईक्यूज आपके सॉल्व हो रहे हैं। एंड पीवाईक्यूज का मतलब ये है कि आपके प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज एंड मेंस के पीवाईक्यूज, बिकॉज दिस इज द रियल एजेंडा, हमारा यही होना चाहिए। ठीक है। एंड सपोज आपने अपने पर्टिकुलर सोर्स से पढ़ा एंड आपको कुछ टॉपिक्स नहीं उसमें आया, जस्ट एड इट फ्रॉम द रेलेवेंट सोर्स जो भी आपके पास मार्केट में मिलता है, या गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी कर लीजिए, एआई। दैट इज इट। ये हमेशा आपको हमेशा याद रखना है कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जस्ट इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज। अगर आप इससे डेविएट करते हैं, यू आर राइटिंग टेस्ट और बहुत सारा चीज करते हैं, तो आप समझिए कि यू आर जस्ट डेविएटिंग फ्रॉम द पाथ, डायरेक्शन लेस हो जाते हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। उसको आपको ध्यान में रखना है। एंड लिमिटेड रिवीजन के ऊपर हम फोकस करते हैं। There are two kinds of candidate. First, they think that कि I'll cover up all the topics. After that, I'll give the test. एक फोमो रहता है हमारे मन में कि अभी हमारा सारा चैप्टर्स हो जाएगा, देन आई विल गिव द टेस्ट। तो एक तो वो वैसे कैंडिडेट्स होते हैं, दूसरे ये होते हैं कि दे आर नॉट रिवाइजिंग एट ऑल, है ना, एंड दे आर जस्ट जंपिंग कि आज दोस्त से सुना तो ये टेस्ट लगा लिया, आज वो कर लिया, वो कर लिया, एंड यू आर जस्ट रैंडमली डूइंग थिंग्स इन अ वेरी स्कैटर्ड वे। दैट शुड बी अवॉइडेड। द रिविजन हैज टू बी मैक्सिमम। आप जितना एक ही कंटेंट को पढ़ेंगे ना, that is very important. I generally used to tell myself also and to people that ki UPSC is very boring examination, because you have to do the same thing again and again, and our brain is adapted in such a way that we generally take new things, है ना, न्यू थिंग्स को ज्यादा करने का हमें ये रहता है। तो रिविजन शुड बी द थिंग दैट शुड बी डन इन अ वेरी इफेक्टिव वे। जितना करेंगे, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, एंड इट विल मेक यू टू अंडरस्टैंड मेनी कंसेप्ट्स। ठीक है। अनप्लान्ड शेड्यूल, ये भी है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। क्या करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन पढ़ा, मजा नहीं आया, कभी यूट्यूब वीडियो देख लिया, एंड देन वी जंप टू हिस्ट्री पढ़ने लग गए, हिस्ट्री के कुछ वीडियोस मिल गए, फिर मन नहीं किया तो एनवायरनमेंट पढ़ने लगे, फिर मन नहीं किया तो आईआर पढ़ने लगे। किसी ने बोला अरे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, एडिटोरियल्स, तो 2 एडिटोरियल्स पढ़ा, एंड देन वी स्टार्ट मेकिंग नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अनप्लान्ड रिविजन जो है, शेड्यूल जो है ना, ये होना चाहिए। आपका टारगेट्स होने चाहिए कि डेली मुझे क्या करना है, वीकली मुझे क्या करना है, एंड ब्रॉड आपका होना चाहिए मंथली क्या करना है मुझे। ठीक है। अब मैं आपको जैसे इसी में बताता हूँ कि टारगेट्स होते कैसे हैं। तो मैं क्या सोचता था कि सपोज मुझे GS 1 2 3 4 करना है, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सोचा कि आज 1 जुलाई है, जुलाई के महीने में आई विल कवर GS 1। अब GS 1 मैंने ब्रॉड सोच लिया कि आई विल कवर GS 1। अब GS 1 भी पढ़ूंगा एंड साथ ही साथ मेरा जो ऑप्शनल होगा वो भी तो पढ़ूंगा मैं, ऑप्शनल भी करूंगा। फिर इसमें मैंने सोच रखा है कि रिवीजन भी करना है मुझे, फिर इसमें सोच रखा है मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। ये सारी चीजें तो चलेंगी चलेंगी। GS 1 करना है, ऑप्शनल है, रिवीजन है, प्रैक्टिस भी करनी है। एंड कभी मौका मिलेगा तो हो सकता है और भी सब्जेक्ट्स भी पढ़ लूंगा, अगर मुझे टाइम मिला या फिर ऐसा। तो ये मेरा ब्रॉड मंथली हो गया। वीकली में कैसे जाऊंगा, वीकली में फिर सोचूंगा कि ओके GS 1 में मुझे कौन सा सब्जेक्ट आई फील दैट कि इट इज वेरी वीक फॉर मी, है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो मैं देखूंगा सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी बहुत सारे हिस्ट्री है। तो एज फॉर माई कंफर्ट,
मुझे कितना ज्यादा किसका जरूरत है, मैं उसको पहले शेड्यूल में टारगेट रखूंगा। सपोज आई हैव डिसाइडेड आई विल स्टडी सोसाइटी, तो फिर मैं सोसाइटी को टारगेट रखूंगा कि सोसाइटी में मुझे करना है। फिर सोसाइटी का सिलेबस देखूंगा। ओके, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें। फिर मैं पीवाईक्यूज देखूंगा। पीवाईक्यूज देखने पे मैं देखूंगा, ओके, एक बार अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो द सिंपल टेक्निक फॉर सोसाइटी की क्लासेस कर रहे हो आप कहीं पे, तो आप तो वो नोट्स रिवाइज करो। द सेकेंड थिंग इज दैट कि किसी भी कोचिंग मटेरियल्स को आप उठाओ एंड फिर उसके बाद जो है आप उसका पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड साथ ही साथ इसको इंटीग्रेट करो पीवाईक्यूज से। आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको क्वेश्चंस समझ में आएंगे कैसे कैसे यूपीएससी पूछती है। वुमेन के ऊपर यूपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछती है, हर साल एक या दो सवाल आ ही जाएंगे आपके। फिर आप देखोगे कि जो भी हॉट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स में, जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सो मेनी टॉपिक्स आर देयर, तो उस टॉपिक्स का मैं करूंगा। एंड फिर मैं सोचूंगा कि इसको मैं हार्डली जो है 12 दिन में कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, 12 दिन में मैंने उसको कंप्लीट कर लिया पढ़ के, अपने जो है आपने एक रीडिंग कर लिया। तो फिर उसके बाद आप धीरे धीरे नोट्स भी बनाओगे उसके। तो दिस इज हाउ। एंड डेली टारगेट्स में आप ये रखोगे कि आज मुझे, अब चैप्टर पढ़ रहे हो आप या फिर कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हो, तो आप उसमें देखोगे कि ओके टुडे आई हैव स्टडीड जो है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम पढ़ा। फिर जो है उसमें बहुत सारे संस्कृताइजेशन, बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो फिर उसी हिसाब से मैं देखूंगा कि ओके आज मैं जो है, अब दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो टॉपिक स्पेसिफिक होंगे, तो मैं इस टॉपिक को आज पर्टिकुलर डे में कंप्लीट कर लूंगा एंड दैट विल। एंड दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जो पेज स्पेसिफिक होते हैं, ओके आई विल कवर 50 पेजेस पर डे, ऐसा कुछ करके। ऐसा कुछ होगा, कुछ टॉपिक स्पेसिफिक होंगे कि आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो इस तरीके से यू प्लान योर बेसिकली शेड्यूल। अगर ये प्लान करोगे ना, सो यू विल नॉट हैव थिंग्स टू, आप प्रोकास्टिनेट नहीं करोगे कि कल क्या करूंगा, ऐसे क्या करूंगा, एंड यू विल स्टिक टू योर प्लान। अब देखो कितना सिंक्रोनाइज हो गया, सिस्टमैटिक हो गया। इसी तरीके से आप मॉडिफाई करते रहते हो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। एंड टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर होता है। एंड बाय द एंड ऑफ हार्डली 6 months आर लेफ्ट फॉर दिस ईयर, एवरीबडी इज सेइंग दैट यू हैव टू बी मेंस रेडी बाय दिसंबर जनवरी। तो आपके पास 6 months है एंड यू कैन डेफिनेटली वर्क अपॉन, मतलब एक एक जीएस आप एक मंथ में करोगे एंड डेफिनेटली आपका हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि हाउ टू प्लान योर शेड्यूल। इसी तरीके से करना है, डिटेल में फिर और देखेंगे। एंड पीपल आर नॉट श्योर अबाउट देयर ऑप्शनल। ठीक है, most of the student, because I also did this mistake back in 2021 when I was giving 2022 attempt, I decided my optional in the month of October, सितंबर अक्टूबर। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो ऑप्शनल का सिलेक्शन आपको करना बहुत जरूरी है। आई विल बी डीलिंग विद दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट स्लाइड। एंड नो टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपने शेड्यूल से ही जुड़ा हुआ है कि हमारे पास टाइमलाइन ही नहीं है, कब क्या कंप्लीट होगा कुछ नहीं पता। एंड फिर हम बाद में रोते रहते हैं कि टफ है यूपीएससी, पता नहीं कब होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी क्वेश्चन अबाउट। ठीक है, सो आई थिंक दैट दिस इज द थिंग दैट यू शुड हैव। और कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर कर रहा है, सो आई थिंक द वन थिंग दैट आई हैव फाउंड दैट दे आर वेरी मच क्लियर विद द कंसेप्ट्स, दे आर वेरी मच क्लियर विद द देयर डेली रूटीन एंड टारगेट्स। तो आपको उसके ऊपर फोकस करना है। एंड फिर एक और चीज़ है, हम बार बार परफेक्शनिस्ट बनते हैं, है ना। ये एग्जाम ही नहीं है परफेक्शनिस्ट बनने का। डू नॉट बी परफेक्शनिस्ट, है ना, कि आई विल राइट द वेरी गुड आंसर्स, आई विल बी रिवाइजिंग एवरीथिंग एंड देन आई विल राइट द आंसर्स, है ना, बेस्ट आंसर्स लिखूंगा 10 कॉपीज देख करके, टॉपर्स कॉपीज देखूंगा, बहुत बेस्ट कंटेंट लाऊंगा एंड देन आई विल राइट आंसर्स। तो डोंट बी इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। ये कभी नहीं होगा। नो बडी, इवन ऑल इंडिया रैंक वन विल बी राइटिंग some of the average answers, some of the answers will be good. So try to focus on your strong holds, strong areas जहाँ पे आपका weak areas पे आप थोड़ा बहुत काम कीजिए। You do not know what UPSC will ask, what will be the bouncer questions and so many things are there. तो perfectionist के ऊपर आपको ध्यान नहीं रहना है। And be very much easy with your preparation. Easy means that focus on your mental health also, physical health also. There are people that वो बहुत ज़्यादा जो है सोचते हैं, and I have met people कि वो उनको नींद नहीं आती, बहुत सारे issues हो जाते हैं। सो इफ यू हैव द डेली शेड्यूल्ड टारगेट्स हैं आपके पास, एंड इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, सिलेबस एंड पीवाईक्यूज को आपका एकदम फोकस होना चाहिए। आपको कोई नहीं डेविएट कर सकता यूपीएससी प्रिपरेशन। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज दैट which optional to choose. I think you must have chosen your optional.
लाइक विच ऑप्शनल टू चूज। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शनल आपको क्या चूज करना है। फॉर दोस ऑफ यू हु हैव नॉट चूजन तो ऑप्शनल, फॉर देम आई वुड लाइक टू टेल देम कि ऑप्शनल सबसे पहले सब लोग यही बोलते हैं कि इंटरेस्ट आपको ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, मैं यही सुनता था, सब लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट का मतलब क्या है, हाउ टू फाइंड द इंटरेस्ट इन ए पर्टिकुलर ऑप्शनल। तो व्हाट आई बिलीव दैट दैट विल वर्क। फर्स्टली आप उसका क्या करो कि सिलेबस देखोगे तो आपको थोड़े बहुत कीवर्ड्स दिखेंगे, पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा। आप पहले बात उसका पीवाईक्यूज देखो, ठीक है। एंड पीवाईक्यूज देखने के बाद जो आप क्या कर सकते हो, उनके टॉपर्स कॉपीज देखो, ठीक है। ये आपको देखना है। This is what will tell you, because ultimately you are going to write the questions that UPSC will ask, and toppers copy is that की कंटेंट आप वो प्रोड्यूस करोगे। तो दिस ये दो चीज को अगर आप देख लेते हो किसी भी, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर पर्टिकुलर ऑप्शन, एंथ्रो है और सोसिया है कोई भी है, तो आपको ये दो चीज को ध्यान में रखना, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट थिंग कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर राइटिंग। आर यू एबल टू बिलीव दैट कि ठीक है, आई विल प्रिपेयर फॉर 6 months 4 months and I'll write the answers in the similar fashion, not exactly but in the similar fashion। तो अगर आप ये टिक कर पा रहे हो तो दैट मीन्स वो ऑप्शनल आपके लिए सही है। आप ये मत सोच के चलो कि एंथ्रो में नंबर आ रहे हैं, सोशियो में नंबर आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पीपल आर स्कोरिंग इन एवरी ऑप्शनल, ज्योग्राफी वाले भी स्कोर कर रहे हैं, वो भी रैंक ला रहे हैं, पॉबैड वाले भी रैंक ला रहे हैं, तो उस उसमें आपको ये नहीं करना है। बट हाँ, और दूसरी चीज क्या देखना है आपको कि आप उसको सस्टेन कर पाओगे कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। सस्टेन फॉर एटलीस्ट जो है वो 1 year का आपका रहेगा ही रहेगा। 1 year जो है वो आपका रहेगा ही रहेगा। एटलीस्ट यू विल स्टडी जो है फॉर 1 year। तो सस्टेनेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू कि उसके करंट अफेयर्स, उसके अपडेट पढ़ने के पढ़ने, अरे हर ऑप्शनल का कुछ ना कुछ, आई वुड से नॉट बेकार बट यस सम बोरिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एंथ्रो में थोड़ा आरक्यू वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा आप जो है कह सकते हैं कि बोरिंग होता है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट्स भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टिंग पार्ट्स को ही आप खाली फोकस किए जा रहे हो, फिजिकली पढ़े जा रहे हो, सोशो कल्चरली पढ़े जा रहे हो, नहीं। you have to give priority to every parts of the optional। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये दो चीज आप ध्यान रखेंगे तो ऑप्शनल आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एंड फिर बहुत सारी चीजें, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या है कि आपके पास दो तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो इसकी टेस्ट सीरीज, है ना, ये है कि नहीं है। फिर दूसरी चीज आप हो सकते हैं इसके कंटेंट कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। और फिर टीचर्स वगैरह, मेंटोर्स वगैरह, तो इन सब चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है। टीचर्स हैं, कंटेंट है, टेस्ट सीरीज है, तो ये सारी आपकी प्रायोरिटीज होती हैं कि आप ये कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आपका साइंस ऑप्शनल है या कोई मैथ्स वगैरह है तब तो वो अलग ही हो जाता है, बट मैं ह्यूमैनिटीज आर्ट्स वाले पेपर की ये मैं बात बता रहा हूँ। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, एंड इसी तरीके से आपको पढ़ना है, एंड एट दैट्स इट। तो ये ऑप्शनल का हो गया जहाँ तक मुझे समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन ऑल्सो आस्क दैट। अब मैं प्रीलिम्स के बारे में आपसे आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो प्रीलिम्स से मुझे फेयर होता था, बिकॉज इट टू प्रीलिम्स आई फेल्ड, पैथेटिक मार्क्स आते थे। आई गॉट 42 एंड 45 सब्सिक्वेंटली, एंड देन आफ्टर दैट मेरे मार्क्स जो है बढ़े। तो प्रीलिम्स के लिए क्या करना है सबसे पहले, एंड आई आई हैव आल्सो सीन 2026 प्रीलिम्स का पेपर। आई थिंक इट वाज ट्रिकी पेपर आई वुड से, बट यस अब आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड इट, 13,000 14,000 स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड इट, एंड आई हैव नोन पीपल जो हर बार पेपर दे रहे हैं एंड दे हैव आल्सो क्लियर्ड इट, ठीक है। तब इसमें कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ में आती हैं, वर्क करती हैं। पहला चीज ये होता है कि आपको थोरो विद द कंसेप्ट होना पड़ेगा, है ना, थोरो विद कंसेप्ट, ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अब थोरो विद कंसेप्ट कैसे होगा, आप जो अपना जो बेसिक सोर्सेस है उसको पढ़िए आप पहले बात, ठीक है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं इस पे क्यों इम्फेसिस करना चाह रहा हूँ बेसिक सोर्सेस, आप समझेंगे कि सिंपली बात है, ये नहीं है सिंपल बात। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक के लिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ दोज कंटेंट विच यू आर रीडिंग। एसेंस समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दैट इज कॉल्ड जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अगर रूल ऑफ लॉ है, एक क्वेश्चन आया था आई थिंक रूल ऑफ लॉ पे या कहीं पे, जहाँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात है, आप वो समझेंगे तभी आप जो है आज के टाइम पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं विच आई कैन फील, मैंने भी पेपर एक बार देखा, सॉल्व करने की कोशिश की,
बट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आप डेवलप करेंगे तो एक रीडिंग से नहीं होगी, दो रीडिंग से आएगी, तीन रीडिंग से आएगी। बहुत लोगों से आप पूछोगे नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम और जो होते हैं फैक्टर, कॉस्ट पे क्या होता है, मार्केट प्राइस पे क्या होता है, तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो फॉर्मूला रट के जाएंगे, कुछ अगर ऊपर नीचे यूपीएससी ने कर दिया, कुछ नई उसमें वर्ड लिख दी, कुछ ट्विक कर दिया स्टेटमेंट ना, तो लोग जो है उसको समझ नहीं पाते। तो दैट इज, एंड सिंपल क्वेश्चंस भी गलत करके आते हैं। तो व्हाट आई हैव फाउंड कॉमन जो हर बार पेपर क्लियर कर रहे हैं, कि दे आर नॉट मेकिंग सिंपल क्वेश्चंस रॉन्ग। आपका हार्ड क्वेश्चन इज सही हो जाए, अच्छी बात है। मिस्टर एक कोई मिस्टर एक्स का क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछा था, अब वो उस पे तो डिसाइड नहीं होगा ना, वो बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, छोड़ दिया होगा। आपका होगा कि जो क्वेश्चन है, एक कुछ एथिक्स के क्वेश्चंस टाइप के पूछ गए थे केस स्टडीज में, वो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, बट अगर आप उसका ऑप्शंस पढ़ेंगे तो ऑप्शंस आर वेरी सिंपल। वो आप जो है अपने अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना बहुत जरूरी है। एंड फिर उसके बाद जो मैं हमेशा मेरे लिए काम किया है, पीवाईक्यूज का एनालिसिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस का क्या मतलब है, मैं आपको जैसे बताता हूँ। पीवाईक्यूज एनालिसिस मैंने किसका किसका किया था, सिविल सर्विसेज का मैंने किया था। सिविल सर्विसेज का मैंने कहाँ से कहाँ तक किया था, अब सपोज जैसे आप लोग कर रहे हो, तो मैं 2024 में मैं पेपर दे रहा था, तो मैंने 2023 से लेकर के एंड आई वेंट बैक टू 2009, ठीक है, यहाँ तक का पेपर मुझे मिला। फिर उसके बाद जो है मैंने किस पे फोकस किया, मैंने हिस्ट्री का भी बदलेगी नहीं, आप पुराना हिस्ट्री देखो, ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन नहीं बदलेगा, पॉलिटी की कुछ चीजें नहीं बदलेंगी, ये सब चीज पे मैंने किया, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक ये सब मैंने छोड़ दिया। अब ये कहाँ तक मैंने किया, 19 आई थिंक मुझे लगता है 80s तक किया होगा, जहाँ तक मुझे याद है। आप अभी 2026 का पेपर आ गया, तो 2006 से लेके 9 तक कर सकते हो। ये मैंने इफेक्टिवली किया था। एंड जब ये मैंने किया, फिर उसके बाद मैं जो और भी यूपीएससी एग्जाम लेती है, जैसे सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है ये एनडीए हो गया, ये सारे एग्जाम्स जो होते हैं, जियो साइंटिस्ट वगैरह, वो मैंने किया। अब अब मैं ये पीवाईक्यू एनालिसिस, सारे लोग कहते हैं करना कैसे, वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। आप क्या कर सकते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस में, जो भी क्वेश्चंस हैं आप पढ़ते हो, आप कुछ मत करो, दो तरीके हैं। यू विल जस्ट गूगल इट, गूगल करोगे ना, बहुत सारे आपको कोचिंग्स के उसमें आंसर्स मिलेंगे। आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हर एक ऑप्शंस के बारे में मिलेगा आपको। सपोज क्वेश्चन आया था एक बार, जहाँ तक मुझे याद है कि पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे है। उसमें बहुत सारे जो है रिवर्स के नाम थे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे ऐसे करके। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे अपने जनरल उसमें तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जो भी ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसी समय आप वहां पे भी क्या करोगे, आप लिखोगे गोदावरी की ओरिजिन कहाँ है, कौन से स्टेट से जा रही है, क्या गोदावरी के ऊपर और भी जो है क्या क्या उसमें प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, गोदावरी की क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट राइट दोनों कर लोगे। एंड ये कहाँ पे जाकर के गिर रही है, कोई वाटरफॉल बना रही है कि नहीं, क्योंकि आजकल यूपीएससी ऐसे तीन वाले पूछने लगी है कॉलम, है ना, ऐसे करके नर्मदा वो सब पूछा गया था। तो आप उसमें वहां पे एडिशनल डेप्थ में जाके पढ़ने लगोगे, क्या पता कल को गोदावरी का डाल के पूछ ले वहां पे, ठीक है। तो ये आपको वहां पे देखा, एक बार पेन्नार का पूछा था, गैंडीकोटा कैनियन वाला, है ना, उसमें बहुत सारे रिवर्स के नाम है। तो आप पेन्नार नदी को देखो कि कहाँ से ओरिजिन हो रही है, ये कौन से स्टेट से पास, आई थिंक ये उधर है, तो फिर उसके साउथ में है। फिर आप ये देखो कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कुछ हैं क्या, आपको कैसे पता चलेगा, एक तो वहां से आप गूगल करोगे, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू। सेकेंडली, अगर मान के चलिए आपको नहीं मिल रहा है वहां पे, उसका रिवर का नाम या कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट का नाम डालिए, आपको विकिपीडिया मिलेगा, विकिपीडिया में पहला दूसरा लाइन पढ़ लीजिए, है ना। एंड वहां पे जो है पहला दूसरा लाइन से आपको स्टेटमेंट मिल जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर क्या करेगा, यही काम करेगा। एक सीडीएस में या जियो साइंटिस्ट में पूछा था, माउंट किलीमंजारो के ऊपर, आई थिंक वहां से इक्वेटर पास होता है या क्या होता है, तो वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली वहां से उसने उठा के पूछा था, विकिपीडिया का पहला दूसरा लाइन। तो इस लेवल का अगर आप जो है करके जाते हैं, एंड फिर आप जो है इतने सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, ये मोर देन 1000 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 1000 से ऊपर क्वेश्चंस होंगे। एंड इसको रिवीजन करना इफेक्टिवली, आप खुद जो है मेहनत कर करके आप इसमें लिख रहे हैं, तो ये होगा। इट इज अ वेरी हेक्टिक टास्क टू डू। व्हाट आई यूज टू डू, आई यूज टू डेलीगेट क्वेश्चंस कि ओके आई विल डू 1 to 30, फिर 40 से लेकर के 30 से लेकर के आगे वाले क्वेश्चंस जो है मैं किसी अपने दोस्त को मैंने दे दिया। एंड इस तरीके से एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन आप कर सकते हैं।
आपके पेयर्स बनेंगे, अच्छे दोस्त होंगे, तो आप उससे कर सकते हैं। मैंने ये ऐसे ही किया था, एंड इस तरीके से आई कंप्लीटेड ऑल द ये PYQs। तो ये मुझे कम से कम लगेंगे, आपको 4-5 महीने लगेंगे, आप रोज के 2 घंटे 3 घंटे लगा सकते हैं। इसमें कोई गलत चीज नहीं है, बिकॉज एक ही टाइम पे एंड सब्जेक्ट वाइज नहीं करता था। आई यूज टू डाउनलोड 2023 का पेपर, एंड फर्स्ट से लेके 30 तक उसमें पॉलिटी क्वेश्चंस आए, हिस्ट्री क्वेश्चंस आए, डजेंट मैटर, मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ में करता था। इससे दो चीजें होंगी, सपोज यू आर ऑन द ट्रैक की यू आर स्टडिंग पॉलिटी, बट एट द सेम टाइम यू आर रीडिंग हिस्ट्री ऑल्सो, सेम टाइम यू आर रीडिंग इन्वायरमेंट ऑल्सो, तो आपका हर सब्जेक्ट का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता भी रहेगा। साइमल्टेनियसली पैरेलली आप ये काम करते रहोगे, तो दिन के 2 घंटे 2.5 घंटे आप निकालोगे अभी से लेकर के। देन आप CDS CAPF नहीं भी करो तो चलेगा, बट सिविल सर्विसेज का जरूर कर लेना। एंड फिर जब 2027 में पेपर दोगे तो उस समय आई थिंक CDS का पेपर हो चुका होगा, NDA का हो चुका होगा, जियो साइंटिस्ट का हो चुका होगा, तो उसको भी आप देख लेना। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया PYQ एनालिसिस कैसे करते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू, बट यस, दैट विल हेल्प यू। एंड ये दो चीज आपको हेल्प करेंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि सोर्सेज वगैरह बताने की ज्यादा जरूरत है, आप कर लेना। एंड आजकल हाँ एक चीज और है, पॉलिटी में UPSC बेयर एक्ट से क्वेश्चंस पूछती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बेयर एक्ट्स को पढ़ लेना, है ना। आई थिंक आजकल पीछे के आर्टिकल्स पूछने लग गए, है ना, डेट वगैरह सब कुछ है, तो बेयर एक्ट्स को करके आपको साथ साथ में रखना है कि कभी फंसा दे एंड इजी क्वेश्चंस गलत हो जाए। तो आई थिंक ये इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर इसी में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, करंट अफेयर्स का सबको फोमो रहता है, करंट अफेयर्स कैसे करेंगे। जैसे मैंने 2026 का पेपर देखा, तो एंड एट द सेम टाइम पहले भी देखा था, तो मैं करंट अफेयर्स कैसे करता था, आई यूज टू ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑन न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर्स में ये हैबिट बन चुकी थी, क्योंकि मैंने 2024 का भी इंटरव्यू दिया था, तो यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर्स में देखता था। एंड एट द सेम टाइम आई यूज टू ऑल्सो फोकस ऑन, मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ में, है ना। आपको आप कुछ कुछ ऐप्स आते हैं, इन शॉर्ट्स वगैरह में देखते रहता था, या कुछ मुझे जैसे इंडियन एक्सप्रेस का ऐप डाउनलोड कर लिया, हिंदू का कर लिया, तो कुछ आपको नोटिफिकेशन आ गया, इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई, तो इससे आपको पता, ये मेंस का भी आपको काम करेगा कि क्या चीजें हो रही हैं। सपोज अभी अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेशल्स गए, तो आप सेशल्स आपके दिमाग में है, तो अब आप जब मैपिंग करोगे तो सेशल्स का एरिया देख लेना कि क्या है वहाँ पे, क्या क्या रिसोर्स जोग्राफिक एरिया क्या है, इंडिया से प्रॉक्सिमिटी क्या है। मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा तो मैरीटाइम बाउंड्री है कि नहीं हमारे साथ, है ना, हमारा क्या रिलेशंस उनके साथ है, तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर, राइट। सेशल्स दिमाग में है आपको, मोदी जी को अभी वहाँ पे अवार्ड्स मिले हैं, तो अवार्ड्स एक तरीके से आप सॉफ्ट पावर की बात बता सकते हो, है ना, कैसे हमारा कनेक्शंस है, कि डायस्पोरा के ऊपर सवाल आ सकता है, तो देर सो मेनी थिंग्स, आप इस तरीके से लेयर्स खोलोगे। यू जस्ट हैव एक पर्टिकुलर करंट अफेयर्स। फिर अभी वेनेजुएला में अर्थक्वेक्स आ गया बहुत ज्यादा, तो अर्थक्वेक आ गया, तो इट इज इंपॉर्टेंट, आपको प्लेट टेक्टोनिक्स ऑफ द वर्ल्ड आपको पढ़ना है, सातों मेजर प्लेट जो भी हैं, माइनर प्लेट्स हैं, इंडिया का क्या पोजीशन है ना। इससे क्या हो गया, हो सकता है सवाल इंडिया में आ जाए, है ना, कि हमारी क्या कितना ज़्यादा हमने जो है अभी अपने आप को मिटिगेशन के लिए जो है एफर्ट्स लगाए हैं, कितना हम उसको जो है प्रिपेयर्डनेस हमारा है, उसके ऊपर सवाल आ सकता है। अर्थक्वेक क्यों होता है, ये कभी हो सकता है उसमें आपको प्रॉब्लम्स में आ जाए, सिस्मिक वेव्स के ऊपर आ जाए, तो सो मेनी थिंग्स द लेयर्स ओपन्स, है ना। उस तरीके से आपको करना है, एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं होगा, बट हाँ, वेनेजुएला आप पढ़ सकते हैं। फिर साउथ अमेरिका की आपका जो है एरियाज आपको पढ़ लेना जरूरी है, वेनेजुएला में क्राइसिस भी हो रखा है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है, IR से रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं, तो मैं ऐसे ही करता था और अपने आप को लिमिट करता है। एंड फिर मार्केट में बहुत सारे कंपाइलेशंस आते हैं, ठीक है, तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अगर न्यूज़पेपर पे ट्रैक कर रहे हो, तो फिर आप जो है अपने हिसाब से कंपाइलेशंस में सेग्रीगेट कर सकते हो कि ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। दैट्स हाउ आई विल प्रिपेयर। आई थिंक प्रीलिम्स में इतना ही काम करेगा, एंड एट द सेम टाइम जो है टेस्ट्स लगाने हैं आपको, ठीक है। टेस्ट जो है आप दो तरीके से हो सकते हैं, कुछ जो है सेक्शनल्स लगाते हैं एंड कुछ जो है फुल लेंथ लगाते हैं। तो मैं क्या करता था कि आमतौर पे मैंने कुछ पेपर्स जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इन सब के जो है मैंने जो है इकोनॉमी हो गया, तो उस पे मैं फोकस करता था, सेक्शनल लगाऊं, एंड फिर उसके बाद जो है फोकस मेरा सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट पे रहता था, ठीक है। ये मैं करता था, जितना चाहे उतना कर सकते हो आप, बट एट द सेम टाइम पहले आप वो करो, फिर इसको ये करो, प्रायोरिटी शुड बी। और करंट अफेयर्स आपको यहाँ से टेस्ट से भी मिलेगा, इसमें भी तो कुछ नई चीजें पता चलेंगी कि ये छूट गया, कुछ ऑप्शंस उन्होंने ट्विक करके पूछ दिए, तो सो मेनी थिंग्स आर देयर।
इस एंड आई बिलीव दैट कि इसी तरीके से प्रीलिम्स का प्रिपरेशन होता है। एंड एट द सेम टाइम थोड़ा कुछ लोगों के लिए सी सेट फियर होता है ना, सी सेट फियर होता था। सिंस आई वाज अ मैथ्स ग्रेजुएट तो मुझे सी सेट का ज़्यादा इशू था नहीं। तो आप सी सेट के लिए दो तीन चीज़ें कर सकते हो, तो कुछ कुछ वीडियोस आप देखो। इंपॉर्टेंट एरियाज आपको पता है, नंबर सिस्टम है, फिर आपका परमुटेशन कम्बिनेशन पे है। अब क्या सवाल वो थोड़ा सा ट्रिकी पूछते हैं, जो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे वहीं पे सोचने के लिए। द चैलेंज इज दैट कि यू हैव टू सॉल्व मोर देन एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस, तो आप सॉल्व करके आओ विद इन दैट 2 आवर्स का फ्रेमवर्क। तो दैट इज द रियल चैलेंज। क्वेश्चन अगर आपको 3 4 घंटे मिले तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। तो दैट इज द डिफिकल्ट टास्क, तो उस पर स्पीड एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना है। एंड ट्राई टू सी द सोल्यूशंस, है ना। बहुत सारे टीचर्स जो हैं सॉल्यूशंस देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस को आपको देखना है ना। सॉल्यूशन से यू विल गेट द ट्रिक्स टेक्निक्स, ओके। इस स्टेप से इस स्टेप में कितनी फास्ट में जाना है, ओके। दैट इज द इम्पोर्टेंट। व्हाट वी यूज टू डू, कि हमें पता है कि अच्छा ये सवाल है तो हम अपना कन्वेंशनल तरीका यूज करेंगे, है ना। जो स्टेप्स से कैसे हमें आगे बढ़ना है, दैट विल सेव योर टाइम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ट्रिक्स सीखना ही पड़ेगा। ट्रिक्स सीखोगे तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा, ए बी सी को आप कितनी बार कर सकते हो, तो आपको पता है कि भाई इसको कितनी बार हम कर सकते हैं। आप ऐसे 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 करोगे, 3 × 2 × 1 ऐसे कर देते हो ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सीखना है। कुछ और इसमें आपको क्वेश्चंस कर दे, मतलब आई वेंट टू, मतलब आई थिंक सी सेट का एक सर सर है, आई थिंक अरुण कुमार करके बुक है उनका उनका आता है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। तो कैट के लिए जो उनका बुक था, तो उनके भी बुक्स को मैंने थोड़ा बहुत रेफर किया था, क्योंकि व्हाट इफ क्वेश्चंस वहां से आ जाए। एंड यूपीएससी ने वहीं से क्वेश्चंस काफी पूछे थे, ठीक है। तो आई आई बिलीव दैट कि आपको प्रीलिम्स में इसमें और कोई इश्यूज नहीं होगा। अगर इफ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क मी, ओके। प्रीलिम्स का, हाँ तो मैं उसका, देखिए आप जैसे टेस्ट दोगे ना, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप जब सपोज आपने क्वेश्चंस देखा, तो दो तीन तरीके से होगा। पहला, आप देखोगे कि यार सिली मिस्टेक्स था क्या। सिली मिस्टेक का मतलब क्या हुआ, कोई स्टेटमेंट था, आप मिस कर गए, अरे यार ये तो देखा नहीं था, नॉट करेक्टली पूछा एंड मैंने ये कर दिया। एक तो पहला चीज। दूसरा चीज आप ये देखोगे कि पूछा है, सिंपल मेजोरिटी वाली बात है, और आप कंफ्यूजन में है क्या है, आपने उसमें गलती कर दिया। तो ये सिली मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होगा, लैक ऑफ रिवीजन एंड कंसंट्रेशन, है ना। लैक ऑफ रिवीजन होगा और कंसंट्रेशन नहीं है, कि आप ऑन द स्पॉट जो है कंफ्यूज थे, आप वहां पे समझे नहीं एंड आप गड़बड़ कर दिए। ऐसा होगा, एक्चुअल एग्जाम में भी दो तीन सवाल के साथ होगा, बट इसको रिड्यूस करना है। एक तो पहला ये हो गया। एंड दूसरा क्या हो गया, कि आप ऑप्शंस में कंफ्यूज थे, है ना। बिकॉज हम कई बार सवाल पढ़ते हैं, मनी बैंकिंग का पढ़ते हैं, फाइनेंशियल इसका पढ़ते हैं, पूछ देगा कि इसमें से बताइए कि कौन सा फाइनेंशियल मार्केट्स में है। पता ही नहीं है, दो पता है, तीसरा चौथा का कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। तो 50-50 वाला सीन होता है। तो 50-50 वाला सीन में क्या होता है, कि आप जो है कुछ पेरिफेरल नॉलेज अपना यूज करते हैं, वहां से फिर सीखते हैं, and फिर उसके बाद जो है आप उसको अप्लाई करके कुछ तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपको उसको उसमें देखना है कि मेरे कितने सवाल हुए हैं 50-50 सही। आपको एक्यूरेसी यहाँ पे चेक करनी है ना, एक्यूरेसी। जब आप टेस्ट लगाए ना, आप लिख दें वहां पे बगल में कि मैंने यहाँ 50-50 रूल लगाया है, तो आप देखेंगे आउट ऑफ मेरे 10 सवाल में से कितने सही हो रहे हैं। आप देखिए मेरा 7 सही हो रहा है, 6 सही हो रहा है, उस तरीके से। एंड जनरली अपनी ट्रेंड को एनालाइज कीजिए कि मैं जनरली किस तरीके के स्टेटमेंट को गलत करता हूँ या गलत करती हूँ। तो आप फिर उससे कॉशन में रहिए। ये जब पीवाईक्यूज आप करोगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि ऐसा सवाल आएगा तो मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसी तरीके से 30 मतलब जहाँ 33 तीन ऑप्शंस आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसमें करना है आपको, है ना। इसमें चारों के चारों हो गए तो वो तो नया ही सवाल हो गया, ठीक है। उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो उसमें आपको एज इट इज कंटेंट पढ़ लेना है जो लगता है रेलेवेंट है। एंड रेलेवेंस भी आपको पैसा पता कैसे चलेगा, कि अब कोचिंग वाले हैं तो कुछ भी हो सकता है सवाल बनाने। तो क्योंकि अब तो रैंडम पेपर आ गया, तब क्या हो सकता है वो भी रैंडम क्वेश्चंस बनाएंगे अब। आप फिर उसमें परेशान होंगे, बट वैसा नहीं करना है। आपको खुद से एनालाइज करना है कि कितना रिलेवेंस होगा इसका पेपर में, है ना। तो उस तरीके से फिर आप जो एनालाइज करेंगे, एंड फिर आप अपना, या तो उसी टेस्ट में आप आंसर्स लिख लो क्वेश्चंस के सामने, या तो आप अपनी सेपरेट, जहाँ पे पर्टिकुलर ये पॉलिटी का क्वेश्चन था, पार्लियामेंट का क्वेश्चन था, तो पार्लियामेंट में आपने ऐड कर दिया ये वाली बात, ठीक है। उसी तरीके से आप फिर जो है इस तरीके से आप एनालाइज करते हो। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक।
हाँ हाँ मेंस का प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जैसे मैं आप सब लोग जो है आई थिंक 2027 में यू विल बी अपियरिंग। तो मेंस का मैं कैसे बताता हूँ कि देखिए आपके पास ना अभी आज जुलाई है, अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर होगा एंड यू हैव दिसंबर। ठीक है, 6 मंथ्स है आपके पास। आप ज्यादा से ज्यादा तो जनवरी जा सकते हो। ठीक है, 6 से 7 मंथ्स तो जनवरी का आप ज्यादा मत करना, बट जनवरी 15 तक कर सकते हो। अब आपका क्या टारगेट होना चाहिए, मैंने मंथ वाइज बना लिया। अब आप क्या कीजिए, आप अपने जो है खुद को, आपको पता होगा आपके पास 1 2 3 4 जीएस पेपर्स हैं, एक आपका एसए का पेपर है, औ- और ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। ये टोटल है 7 पेपर्स आपके पास है। अब आप इसमें देखिए कि आप आपको कौन सा पेपर जो है, पहले आपको ऑप्शनल तो डेली करना है। अब कोई ये ऐसे भी आप बाद में कर सकते हैं, 1 2 3 4 में से आप प्रायोरिटी कीजिए कि आपने क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है, बहुत लोगों ने एथिक्स नहीं पढ़ा होगा, तो आप क्या कीजिए कि जुलाई के महीने में एथिक्स पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको एथिक्स पढ़िए, जैसे ही कंटेंट बनाना है आप इसको कर सकते हैं। 1 2 3 को फिर आप देखिए, एंड साथ साथ ऑप्शनल करते रहना है आपको। ठीक है, मैं टाइमिंग डेली का भी बता दूंगा आपको। एंड फिर 1 2 3 आप अब अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, यहाँ पे आप 2 डाल लीजिए, 1 डाल लीजिए, 3 डाल दीजिए, वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, एंड ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक ही महीने में होगा। हो सकता है आपके साथ आप कुछ भी अनफोर्सिन सिचुएशन हो जाए, आपका टाइम आज नहीं था, कुछ भी हुआ, आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, बट दिसंबर तक आप कर लीजिए। ठीक है, ये आपको पहले क्या करना है, पढ़ना है, कंटेंट पढ़ना है। आपको पहली बार आप पढ़ोगे, आपको कुछ चीजें समझ आए, आप क्लासेस कर रहे हो, क्लासेस के अकॉर्डिंग भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यू विल टेक द क्लासेस, यू विल रीड द कंटेंट एंड देन यू विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन यू विल एनालाइज द ट्रेंड्स कि किस तरीके कौन से क्वेश्चंस कई बार आ रहा है। ठीक है, एंड फिर ध्यान में रखोगे कि न्यूज में भी चीजें क्या चल रही हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करके अपने उसमें कंटेंट में लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से आप नोट्स बनाओगे अपना। एंड साथ ही साथ जो है एंड साथ ही साथ अगर आप डेली का मैं बाद में बात करूंगा, इतना करते करते आप दिसंबर तक ये कंप्लीट कर लोगे। यू हैव पेपर 1 एंड पेपर 2। सपोज मैं एंथ्रो का रेफरेंस लूं, तो मैं अगर रहता तो एंथ्रो में जो है मुश्किल से ये 3 महीने लेता पेपर 1 के लिए, एंड लास्ट के ये 3 से 4 महीने ये मैं लेता पेपर 2 के लिए। ठीक है, ये ब्रॉड आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कर सकते हैं। अब मैं अब ये आपकी क्या हो गया, आप डेली क्या कर सकते हो। आप डेली आपको कितने, मैं कभी भी आवर स्पेसिफिक नहीं पढ़ता था कि आज मैंने खुद को ऐसा बताने के लिए 10 घंटे पढ़ लिया, आई हैव स्टडीड 10 आवर्स 12 आवर्स, ऐसा कुछ नहीं। टारगेट स्पेसिफिक मैं करता था। टारगेट स्पेसिफिक का मतलब क्या, इफ यू हैव एंथ्रोपोलॉजी, सपोज आई हैव टू स्टडी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का यूनिट 1 एंड यूनिट 2, कल्चर एंड सोसाइटी सपोज, तो मैं उस तरीके से चलूंगा एंड आई ट्राई टू कंप्लीट इट टुडे इटसेल्फ। ठीक है, दूसरा चीज क्या करोगे, मैं आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो 5 से 6 बजे मैं सुबह उठ गया, उस समय से लेकर के टिल 12 और 1 o'clock। ठीक है, 12 से लेकर 1 o'clock, ये आगे पीछे शिफ्ट होगा इसलिए मैं टाइम बता रहा हूँ। इस समय तक मैं मोस्टली जीएस पढ़ता था। अगर आपकी क्लासेस हैं ऑप्शनल की तो आप शिफ्ट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अब इसमें क्या करता था, आई यूज टू रिवाइज वट एवर कंटेंट आई हैव स्टडीड लास्ट डे। फिर आई हैव टू, बिकॉज मैंने प्लान कर रखा है कि मुझे इस वीक में क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं जो है पढ़ता था, अंडरलाइन करता था। अंडरलाइन करने के बाद नोट मेकिंग किया, तो आप देखो यहाँ कम से कम 5 से 6 घंटे हो गए, इसी में आप ब्रेक ले लो, इसी में आप ब्रेकफास्ट कर लो, देर आर सो मेनी थिंग्स। तो इफेक्टिवली आप यहाँ से देखोगे तो आप 4 आवर्स पढ़ सकते हो, 4 से 5 आवर्स कर सकते हो। अगर आप सही हो तो 6 घंटे भी पढ़ लिया, 5 घंटे भी पढ़ लिया, इस तरीके से शिफ्ट होगा। थोड़ा ब्रेक ले लो, ब्रेक लेने के बाद आप क्या करोगे, 2 o'clock से, 2 से लेकर के आप चाहो तो इसको 7 8 बजे तक पढ़ सकते हो। 7 8 बजे तक यहाँ से मैं ऑप्शनल पढ़ता था। ठीक है,
आपको ये क्लियर कट समझ में आ गया? अब आपको इसमें से किसी दिन आपको बाहर जाना होगा, जैसे काम होगा, तो आप शिफ्ट करो अपने टाइमिंग को। आप 9 बजे पढ़ लो, 10 बजे पढ़ लो, बट सुबह उठोगे तो टाइमिंग आपका इफेक्टिव होगा। सम आर नाइट पर्सन, तो आप अपने हिसाब से मैनेज करना। ये इफेक्टिवली होगा। यहाँ से भी आप पढ़ोगे तो कम से कम जो है 4 से 5 घंटा आप निकाल लोगे। तो टोटल आप 8-9 घंटे पढ़ लिया। इसी में आप जो है, आपको जीएस पढ़ना है, कभी ऑप्शनल पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगा तो लास्ट के 1 घंटे आपने ऑप्शनल कर लिया। ये आपको पढ़ना है। फिर आपका जैसे ही प्रोग्रेस थोड़ा होगा, आपने सपोज पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, सोशो कल्चर, एंड किसी दिन आपको इसमें पढ़ना भी है, नोट्स भी बनाने हैं, रिवीजन के लिए किसी दिन देखना है कि नहीं आज मैंने 4 दिन नोट्स बनाया, देन फिफ्थ डे आई विल रिवाइज इट वट एवर नोट्स हैव मेड। ठीक है। सेम विद द ऑप्शनल ऑल्सो, मैंने इतने दिन पढ़ाई की एंड देन आई विल रिवाइज इट। फिर क्या है, डेली आंसर राइटिंग, जो डॉ वाले बात होती है ना। कुछ लोग इसका जो है कोर्स ले लेते हैं डेली आंसर राइटिंग का, फिर चेक करवाते हैं। तो आप इसमें क्या करो, सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा आपने। ज्योग्राफी में आपने क्या पढ़ा, जियोफिजिकल फिनोमेना पढ़ा आपने। ठीक है। आपने जियोमॉर्फोलॉजी या कुछ भी पढ़ा आपने। आप कुछ नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पास जाएंगे, उस पर्टिकुलर थीम या टॉपिक में जितने भी सवाल आए हुए हैं आप उसको देखेंगे, एंड यू विल ट्राई टू राइट द आंसर्स, बिकॉज उसी थीम को देख के आपने नोट्स भी बनाए, आपके नोट्स में कंटेंट भी है, आपने उसमें करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेट किया है, एंड देन यू विल राइट द आंसर्स। 10 मार्कर लिखेंगे तो आप हार्डली जो है 1-2 आंसर्स लिखो। ठीक है। एक 10 मार्कर लिखो, 15 मार्कर लिखो, या जो भी करना है आपको। फिर आप इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, दो तरीके हैं इवेलुएशन के। सेल्फ इवेलुएशन है, या दूसरा आप किसी से फीडबैक ले लें। सेल्फ इवेलुएशन कैसे है, आपको सेल्फ इवेलुएशन अभी समझ में नहीं आएगा। एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हैं, टॉपर्स की कॉपीज देखा करें। आपको जब समय मिलता है, रात में आप फोन चला रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, उससे बेटर है टॉपर्स कॉपीज देखो। टॉपर्स कॉपी देखते रहोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा मैं ये सवाल लिखता तो मैं इसको ऐसे लिखता। सपोज आपको पूछा कि वाटर फोल्ड माउंटेन, सवाल आ गया था एक बार, है ना, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप सोचो कि मैं फोल्ड माउंटेन्स का डिफिनेशन क्या लिखता, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखता, कैसे कैसे लिखता। अगर आपने ये ध्यान में ये ध्यान में आया कि आपने उसमें डायग्राम ही नहीं बनाया, फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, कि ये टेक्टोनिक प्लेट इसमें गई और ये टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे ही, तो फोल्ड माउंटेन्स ऐसे बन जाएगा। राइट। ऐसे ही कुछ होगा। तो आपको ये, अगर आप ये डायग्राम नहीं बना पाए, इसमें आप एग्जाम्पल्स नहीं सुने, तो वो आपके लिए एक ये था, आपने वहां से लर्निंग सीखी, टॉपर्स कॉपी से आपको समझ में आ गया, है ना। हो सकता था कोई मैप्स बना करके बता दे कि फोल्ड माउंटेन्स कहाँ कहाँ है, रॉकीज है, एंडीज है, हिमालयाज है, अल्प्स। ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक्स्ट्रा 2-3 पॉइंट्स सर सीखे आपने टॉपर्स से, आप फिर इनकलकेट करोगे अपने आंसर्स में। तो सेल्फ इवेल्युएशन ऐसे होगा, 1-2 आंसर्स आप खुद लिखोगे, सेल्फ इवेल्युएशन। दूसरा, आप अपने टीचर्स को दिखा सकते हो, यू कैन ऑल्सो शो इट टू योर फ्रेंड्स। तो मैं तो अपने दोस्तों को तो दिखाता था, तो उसमें क्या है ना, क्रिटिकली बहुत आप रहते हो अपने दोस्तों का दिखाने में। तुम्हें तो 2 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। सो दैट्स हाउ यू डू इट, इस तरीके से। एंड फिर आप इसको क्या करोगे, जो फुल लेंथ टेस्ट वगैरह आप लगा रहे हो उसमें आप अप्लाई करोगे। ये किसका करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अब आप देखो, अगर आप 6-7 महीने डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2-3 लिखोगे, आपको फिर मन करेगा मैं 4 लिखूंगा, आज 5 लिखूंगा, क्योंकि बहुत पढ़ लिया मैंने। तो फिर क्या होगा, यू विल डू इमेंस प्रैक्टिस ऑफ आंसर्स। कुछ लोगों का हेजिटेशन होता है आंसर स्टार्ट कैसे करें। तो दो तरीके हैं, पहला फिर मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस तो होंगे, यूपीएससी पूछा ही पूछा है। दूसरा तरीका क्या है, यू कैन ऑल्सो गो विद द, आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो, कंटेंट पढ़ लो, फिर लिखो। इतना तो कर सकते हो, तो कोई भी करेगा, बेसिक सा चीज है। इट विल ब्रेक योर इनर्शिया टू राइट द आंसर्स। थर्ड तरीका क्या है, टॉपर्स की कॉपी देखा, क्वेश्चंस पढ़ा, उसके आंसर्स पढ़े, फिर से उसको देख के ही लिखा। ये बहुत बेसिक तरीका है। आप करते जाओगे ना, देन यू विल गेट द मोमेंटम टू राइट द आंसर्स बाय योर ओन। ठीक है। टॉपर्स की कॉपीज को जरूर देखना है, देर आर वेरी गुड टॉपर्स। श्रुति शर्मा मैम की कॉपीज देखो, आदिश श्रीवास्तव सर की कॉपी देखो, है ना। अभी जो इस 2025 में बहुत सारे जिनके अच्छे नंबर्स आए हैं, उनका देख सकते हो आप, 24 वाले का देख सकते हो। इस तरीके से कॉपीज देखो, एंड न्यूमरस कॉपीज देखो। अब देखो कहाँ डायग्राम उन्होंने डाल दिया, कहाँ नया कीवर्ड डाल दिया। एक मुझे मैम, संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन एक वर्ड था, ये मैंने सीखा था बैक 2020, या उस सर्जना मैम थी या किनका था, उनसे सीखा था। तो संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन एक नया वर्ड मुझे मिल गया। तो मैं कभी भी करप्शन लिखूंगा, क्यों प्रॉब्लम है क्या है, तो मैं वो वर्ड वहां डालूंगा। इससे क्या होगा, मेरा वैल्यू एडिशन हो गया। तो दिस इज हाउ यू गेट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम टॉपर्स कॉपीज।
टॉपर्स कॉपीज आप कुछ पूछते हैं कहाँ से मिलेगा, एक तो टेलीग्राम सर और सारे टॉपर्स का देख लो। आई थिंक उसमें आपको एक एक्सेल सीट ही मिल जाएगी कि जिसमें सबकी कॉपीज लगी हुई है, आप वो देख सकते हो। दूसरा गूगल करोगे आप पर्टिकुलर टॉपर का नाम एंड आपको मिल जाएगा। ठीक है। एंड आई बिलीव दैट इतना आप करोगे, आपका जो है प्रॉपर मेंस इस तरीके से कवर हो जाएगा। आप शेड्यूल आप मंथली कर लिया है आपने, आप शेड्यूल जो है आपने इस तरीके से आपने डेली भी कर लिया है। आई होप ये सारी चीजें हो जाती हैं। एंड फिर आंसर राइटिंग की कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, मेन चीज तो यही है इस तरीके से कि हाउ टू बैलेंस आपका जीएस भी ऑप्शनल। अब इसमें क्या है ना, जैसे मैं क्या करता था, अभी अगर जैसे आप मेंस दे रहे होते तो सेम यही काम करता था। अब देखो सुबह मैंने जीएस पकड़ा, शाम में मैं ऑप्शनल कर रहा हूँ, तो ये पैरेलली चल रहा है, कोई चीज छूट नहीं रहा मेरा। दिस इज हाउ यू बैलेंस। इट इज वेरी हेक्टिक थिंग टू डू, यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट यस आप हफ्ते में इसको कोशिश करो, 5 से 6 दिन होगा, किसी दिन इंटेंसिटी कम होगी, किसी दिन आपने सोचा होगा 4 चैप्टर पढ़ूंगा, है ना। टू आइडियलिस्टिक अपने गोल्स को नहीं रखना है कि मैं 4 4 चैप्टर कर लूंगा, 5 5 चैप्टर कर लूंगा, नहीं। बी वेरी रियलिस्टिक, यू हैव नवंबर दिसंबर तक का टाइम। इतना भी ज्यादा इजी या कंफर्ट नहीं होना है कि अभी तो दिसंबर तक है, बहुत समय है, ये भी नहीं होना है ना। कॉशन हमेशा रखना है कि नहीं, आई हैव टू कंप्लीट इट एज फास्ट एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, है ना। राइट आंसर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट करना जितना है ना, राइट, राइट एंड रिवाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेंस विल गिव यू सॉरी, तो प्रीलिम्स हो गया। तो ये है ना, मैंने बोला राइट एंड रिवाइज, ये हमेशा आपका चलेगा, बिकॉज मेन से ही जो है योर मेरिट विल बी डिसाइडेड, है ना। ठीक है, मैं आपको जैसे मैं खुद का बात बताता हूँ, लास्ट ईयर मेरे 757 मार्क्स थे मेंस में। ठीक है, ये अच्छे मार्क्स नहीं थे। इस साल आई इम्प्रूव टू 829। ठीक है, आप जब मार्क्स इंप्रूव करोगे अपने मेंस में ना, तो योर चांस फॉर गेटिंग सिलेक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर आपको पैथेटिक से पैथेटिक नंबर देगा इंटरव्यू में, सपोज आप 150 भी लाओगे, तो देन ऑल्सो यू विल बी इन अ गुड पोजिशन। बट आप इसमें स्कोर ला सकते हो, मेरे 184 आए एंड आई गॉट 1013 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फोकस करना है कि आप इसको किस आप आप इसको किसी तरीके से 800 प्लस लेके जाओ। जिसके भी 800 प्लस हैं, मोस्टली दे आर इन द लिस्ट। फिर सर्विस क्या है, वो सारी चीजें क्या है, वो तो बात की चीजें हैं, बट आपको 800 प्लस मार्क्स लाने हैं। एंड 800 प्लस मार्क्स कैसे आप ला सकते हो, क्या क्या तरीका है। एक तो ऐसे हो गया, GS1 हो गया, GS2 हो गया, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है। अब अब आप देखो ऐसे का सीन क्या है कि इसका जो है कुछ कोई लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि क्या वर्क कर रहा है, कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा, मेरे खुद के नहीं आए। तो ये आप 100 प्लस अगर ला रहे हो तो यू आर इन अ गुड रेंज। GS1 में भी जो है पीपल आर स्कोरिंग अराउंड 100, या कुछ लोग जो है 95 के आसपास में नंबर ला रहे हैं, एवरेज नंबर है। GS2 में कुछ लोग 120 प्लस भी जा रहे हैं। ठीक है, 125 भी है लोगों के। GS3 जो है हुवर करता है 90 से लेकर के, मतलब एवरेज में अगर मैं देखूं, ठीक है, 70 80 से लेकर के 90 के बीच में एवरेज में आ रहा है। एंड पेपर 1 पेपर 2 तो ये आपका ऑप्शनल स्पेसिफिक होगा। तो अगर आप ये टारगेट लेके चलते हो कि मेरे को एसए में 100 नंबर लाना है, GS1 में 91 100 के आसपास में आना है, अब GS2 में 120 तो आइडियल नंबर है, बट इसमें भी अगर आप जो है 100 के आसपास में नंबर ला रहे हो, है ना, 100 प्लस के आसपास में नंबर आ रहे हो, सो दैट इज ठीक है। GS3 का अगेन इसमें स्कोर नहीं होते हैं मार्क्स, 80 90 नंबर जो एवरेज रहते हैं। एंड फिर GS4 जो है ये बहुत सही पेपर है, इसमें आप एफर्ट लगाओगे तो यू कैन इजिली स्कोर जो है 120 प्लस। लास्ट ईयर आई गॉट 96, इस बार 128 मार्क्स आए, बिकॉज आई इम्प्रूव ऑन माई वीक एरियाज। एंड ऑप्शनल में कि आई गॉट मेरे 163 और 153 मार्क्स है, इट इज 316 मार्क्स। ठीक है, तो ऑप्शनल इज द रियल किंग, आई वुड से द ट्रिनिटी ऑफ एसे एथिक्स एंड ऑप्शनल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दो जगह पे मेरे 316 और 128, इस दोनों ने बहुत स्कोर इम्प्रूव किया।
एसए में आई गॉट 94 मार्क्स, इम्प्रूव फ्रॉम 77। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना 800 मार्क्स का आपका रहना चाहिए। बट आई थिंक दैट ये अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट कब होगा, जब आप प्रैक्टिस कर चुके हो, इमेंस ये सारी चीजें आप कर चुके हो, तब जा करके आपको जो है ये चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से करना है। ठीक है। तो एंड फिर इंटरव्यू तो आपको पता ही है कि इंटरव्यू तो बाद में आपको करना है। उसके लिए आई थिंक दिस इज मोस्टली अबाउट जीएसएन ऑप्शनल। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम, प्रीलिम्स में नोट मेकिंग या मेंस में? सी, नोट मेकिंग हैज टू बी डन फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, दोनों के लिए, है ना। अलग अलग आप करेंगे। प्रीलिम्स में क्या है ना, व्हाट थिंग्स, आप प्रीलिम्स में आप कैसे क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर करते हो? पहला क्वेश्चन होता है जो फैक्ट्स होता है। फैक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फैक्ट्स के बेसिस पे आपको अपने नोट्स बनाते हो। लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो पार्लियामेंट में कुछ कुछ पॉइंटर्स को ऐड कर लिया, आर्टिकल्स देख लिया। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस तरीके के ट्रैप वर्ड्स हो गए, है ना। तो इस आपको ये तरीके के क्वेश्चंस देख रहे हैं। स्पीकर डिप्टी स्पीकर में डिफरेंस क्या है? किसके उस समय जब वो रिमूवल होता है तो स्पीकर को आई थिंक कास्टिंग वोट नहीं रहता है ना, यू कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। तो इस तरीके का ट्रैप वर्ड्स को आपको ढूंढना है। तो दो तरीके, कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन नोट मेकिंग करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं अंडरलाइन कर लेते हैं बुक को। तो आपको रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन सी माई टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पे आई हैव अपलोडेड माई नोट्स ऑल्सो, ठीक है। तो आप वहां देखोगे तो मैंने उस तरीके के छोटे नोट्स बनाए। कुछ लोग पूछते हैं कि नोट्स भी कैसे बनाए, नोट्स भी कैसे बनाए। मैं उनका सिंपल आंसर उसका है, लुक एट टॉपर्स नोट्स, ठीक है। उनके नोट्स देख लो, ठीक है। आप समझ में आ रहा है ना कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जीरोक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। टॉपर्स के नोट्स देखो। सपोज आपने किसी भी टॉपर का नोट्स देखा, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो। आप जैसे मैं हिस्ट्री का नोट्स बनाता तो मैं मंदार पटकी सर थे, उनकी रैंक 21 के आसपास में थी। तो मैंने उनकी कॉपी देखी, उनके नोट्स देखे, मुझे समझ में आ गया, मेरे को रेफरेंस मिल गया कि ठीक है इन पॉइंटर्स पे मुझे ध्यान देना है। तो जब मैं खुद नोट्स बना रहा हूँ तो उन पॉइंटर्स को ध्यान दे रहा हूँ। फिर मैंने एडिशनली अपना भी दिमाग लगाया होगा कि ओके मुझे ये भी लग रहा है इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेता हूँ। ये हो सकता है मैं ये भूल जाऊंगा, लिख लूंगा। इस तरीके से आप पीवाई क्यूज भी पढ़ रहे हो, साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो। तो पीवाई क्यूज से भी तो आपको थीम्स पता चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाते हो। सेम गोज विद द मेंस। मेंस में भी आप डेली टॉपर्स कॉपीज देख रहे हो, टॉपर्स के आंसर कॉपीज भी देखो एंड टॉपर्स के नोट्स भी देख सकते हो आप। तो आप उस तरीके से समझोगे कि क्या एलिमेंट्स मुझे इंपॉर्टेंट है जो रखना है, क्या चीजें निकालनी है। इट्स विल बी वेरी क्रिस्प। तो मेरे जो है पॉलिटी के नोट्स 70-80 पेज के हो गए। अब 70-80 के पेज के हो गए तो आप एक दो दिन में उसको रिवाइज कर लोगे। सो दैट्स हाउ यू डू। हाउ टू मैनेज नेगेटिव मार्किंग? सी, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग जो है आपको अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करनी है पहली बात तो। एक्यूरेसी कैसे होगा, जैसे मैंने अभी खुद बताया था, सिली मिस्टेक्स को आप पहले बात तो कम करो, ठीक है। दूसरा जो स्टैटिक कंसेप्ट होगा, स्टैटिक होगा, है ना, या बेसिक होगा, जो सभी सही करेंगे, जो सभी सही आपको लग रहा है कि ये सवाल तो मुझे आना चाहिए था, ये मेरे से गलती कैसे हुआ। तो टेक अ वॉक कि भाई वो सवाल दोबारा गलत ना हो, वेन एवर आई राइट द टेस्ट, वेन एवर आई गिव द टेस्ट, उस तरीके के सवाल मेरे दोबारा गलत ना हो। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव होगी। दूसरा क्या कर सकते हो आपको, कि आप जो है आप अपने इस जितना अटेम्प्ट्स होता है उसको बढ़ा सकते हो, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। मैं जनरली 90 प्लस करता था, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी एक्यूरेसी क्या है। 90 प्लस करूंगा तो मेरे मार्क्स 90-100 के बीच में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। कुछ लोगों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, वो 50 सवाल बनाएंगे लेकिन उसके जो है 40-42 सही हो जाएंगे, तो वो कम भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये एक्यूरेसी को ध्यान देना है। एंड एट द सेम टाइम जो है आपको क्या करते रहना है, एट द सेम टाइम आपको जो है जो भी गलतियां हैं उसको सीखना है, लर्निंग्स जो है आपको उस पर सीखते रहना है। तो आप ये करते रहोगे तो देन यू विल इम्प्रूव अ लॉट, ठीक है। तो आपको ये करना है। आई थिंक एक और चीज है, करंट अफेयर्स की जो बात है अभी, आई थिंक बहुत लोग पीआईबी का बात कर रहे थे कि पीआईबी से क्वेश्चंस काफी यूपीएससी पूछ रही है ना।
तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मैं रहता इस तरीके के सवाल में, पीआईबी से आ रहे हैं तो पीवाईबी में तो बहुत सारे जो है अपडेट्स आते हैं डेली, तो मैं कैसे इसको करता। तो देखो, दो तीन तरीके हैं। अभी क्या हो रहा है, आई थिंक कुछ इंस्टीट्यूट्स में या कहीं पे भी यू आर गेटिंग ए पीवाईबी का पूरा एक ही चार्ट में आ रहा है आपको, आई थिंक सो, है ना, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है। तो आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हो कि डेली पीआईबी में क्या क्या चीजें आ रही हैं, है ना। एक तो यहाँ से कर सकते हो, पीआईबी का ऐप भी आता है, ठीक है। आप पीआईबी का ऐप डाउनलोड कर लो, एंड उसमें से देखो कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो यूपीएससी कई बार पूछती है। अब जैसे मैं रहता तो क्या क्या देखता, मैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का देखता, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का देखता, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना यूपीएससी पूछेंगे, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देखता, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कुछ चीजें अगर इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू पॉलिटी लॉ हुआ है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का देखो, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे, क्योंकि यूपीएससी यही सवाल यहाँ से पूछती है। इन्वायरमेंट से कुछ पूछ लिया कि ये सारी चीजें, एग्रीकल्चर से पूछा है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, है ना। होम अफेयर्स की चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। एंड फिर उसके बाद जो है आप देखोगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको बताएगा। आप इस तरीके से छांट सकते हैं। आई थिंक उसमें आप फिल्टर करोगे ना, तो यू विल गेट द थिंग्स की दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। कुछ फार्मर्स के लिए स्कीम्स आई है, कुछ नई बातें हुई हैं, तो उस तरीके से आप वहाँ पे देखोगे। तो डेली इसको इतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, बट यस, इफ़ यू कैन गिव थोड़ा हाफ एन आवर का समय, एंड थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, एक दो स्टेटमेंट्स देख लिया, कुछ लाइनिंग देख ली, तो कहीं आपके पैसे मेमोरी रहे, ध्यान में रहे। तो यही है कि नाउ द लेवल ऑफ कंपटीशन हैज इंक्रीज, यूपीएससी आल्सो चेंज्ड इट्स नेचर ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। तो यू हैव टू मतलब डू द हार्ड वर्क ऑल्सो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो ये आप कर सकते हो। एंड इफ यू कैन फाइंड इस तरीके का कुछ कंपाइलेशन मार्केट में है, मैं अपने दोस्तों से बात करता या टीचर से बात करता, फिर देखता कि अगर इसका कुछ और सोल्यूशन है तो वो कर सकता था, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें हैं मेरी तरफ से तो।